गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो ये दो पोर्शन में डिवाइड है एक्चुअली, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पार्ट था उसके ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशन वगैरह जो भी उसमें थे, तो उनको हमने लास्ट क्लास के वीडियोस जो भी थे, 3 वीडियो मैंने आप लोगों को भेजे हुए थे, तो उनमें हमने वो पार्ट कवर कर लिए। और इसके आगे का जो भी पोर्शन है तो हम लोग इस वीडियो में कवर करें, ठीक है। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, तो अब जो हम कमिंग वीडियोस हैं, एक दो वीडियो में ये पोर्शन जो कैपेसिटेंस का एक्चुअली जो पोर्शन है, तो ये जो पोर्शन है इन दो एक दो वीडियोस का, तो ये दो पोर्शन कुछ जैसे कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दूसरा देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, और लास्ट ईयर के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा था, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है इस चैप्टर से, राइट। एनर्जी स्टोर्ड भी एक अच्छा टॉपिक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ से आ जाता है। मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर, राइट। तो यहाँ से भी आ सकता है। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। पोलराइजिंग वेक्टर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, और वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के आधे से में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हमने पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर दिए, अब हम कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक का पढ़ने वाले हैं, और एक लास्ट टॉपिक जो का वेन डी ग्राफ जनरेटर वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मटेरियल में जो पहले ही बताया था मैंने, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया से कंडक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक और तीसरा मटेरियल जो आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे वो डाइलेक्ट्रिक होगा। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होंगे जो, जैसे एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होंगे जो एक्चुअली इंसुलेटर होते हैं, बट व्हेन उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तो वो कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, उनके जो मटेरियल होते हैं वो पोलराइजेशंस, पोल्स क्रिएट करने लगते हैं, ठीक है, फील्ड दिखाने लगते हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की श्रेणी में आएंगे। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और कैपेसिटेंस को वो, तो कैपेसिटर भी एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बनाया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर जीरो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर जीरो, ठीक है, ये मान लेते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, ये कंडक्टर है, तो अभी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब क्या किया कि यहाँ पे आप देख रहे हो दो प्लेट दिख रही हैं आपको, तो ये दिख रहा है पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट जो देख रहे हैं, ये जो ई नॉट देख रहे हैं, ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से ये वाली प्लेट से लेके और ये राइट साइड की प्लेट पर जिसमें नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में जो आपने ये मटेरियल रख दिया है, ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे अब ये इस मटेरियल में आप देख रहे हो, तो इस मटेरियल में भी ईपी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो ये बिकॉज ऑफ ये अभी इसमें कोई फील्ड नहीं थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो थी, बट बिकॉज ऑफ क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव की वजह से इस मटेरियल के अंदर जो कि पहले न्यूट्रल था उसमें चार्ज डेवलप, यहाँ पे नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो देखो, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर क्या प्लेस किया, कंडक्टर, द चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको नेगेटिव चार्ज है,
the charges of electron drifted toward positive plate leaving the positive core behind. तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्टेड होगा इस तरफ और लिविंग पॉजिटिव को यहाँ पीछे छोड़ दिया behind. ठीक है, तो ये बता रहा है at an equilibrium the electric field due to the polarization become equal to the applied field. तो अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो जितने बाहर जो मतलब ये सारे पॉजिटिव यहाँ आ गए और सारे नेगेटिव, तो जो बाहर फील्ड जा रही है और उतनी फील्ड अगर अंदर आ जाए, सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. तो उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो. ठीक है, हो जाएगा, यानी कि हम ई नॉट माइनस ई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर इस कंडक्टर के बिल्कुल जस्ट आउटसाइड देखी जाए तो हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मिलेगी. ये कंडक्टर मान लो, इस पे हमने इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है, तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन. तो ये लिखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा. तो आप ये देख रहे हो, तो इसने ये एंगल बनाया एक की cos थीटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये इसका नॉर्मल होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग, तो यहाँ पे लिखा है कि सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री. अब यहाँ पे ये नॉर्मल दिख रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये 90 के जिस डायरेक्शन में नॉर्मल उस डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तब की कंडीशन क्या होगी. सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, then there will be a component called e cos theta acting along the tangent at that point. तो अगर ये मान लो नॉर्मल में नहीं जाती और ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तो क्या होगा, एक कंपोनेंट e cos theta जो कि ये एक सरफेस के टेंजेंट इस डायरेक्शन में कर देगा. ठीक है, तो उससे होगा क्या, एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस which will tends to accelerate the charge on the surface leading the surface current, but there is no surface current in electrostatic. तो ये जो e cos theta है, e cos theta एक सरफेस से पैरेलल होके एक और फील्ड डेवलप करेगा और इसकी वजह से इसके सरफेस पे कुछ करंट लीक होगा, और एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. तो हम ये बोलेंगे कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं जाएगा, इट्स ऑलवेज फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी, यहाँ पे 90 से कम होगी. ठीक है, और यहाँ पे कॉस, इसका कॉस कंपोनेंट लोगे तो कॉस थीटा जो है वो 90 वाला वो जीरो हो जाता है. तो आपको ये भी दिक्कत नहीं जाएगी इसमें. ठीक है, तो अच्छे से देखें. अब दो पॉइंट हमने यहाँ पे बिहेवियर डिस्कस किए. पहला कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों ही जगह फील्ड बराबर हो जाए तो ई नेट जो है इनसाइड इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. देखो अभी मैं थोड़ी देर बाद यहाँ इंसुलेटर भी डालूंगा. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कंडक्टर डाला, तो कंडक्टर के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो ये मटेरियल को ध्यान समझिए, कंडक्टर है. अभी थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई, तो आप बोलेंगे कि सर पहले केस में तो आपने बोला था कि फील्ड जीरो होगी. तो ये कंडक्टर के केस में फील्ड जीरो होती है, और आगे चल के मैं जब इंसुलेटर को बीच में प्लेस करूंगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी. ठीक है, अब आगे हम दूसरा पॉइंट आपको हमने ये बता दिया कि इसमें जो है सरफेस पे क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर. हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, हाँ, इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. ठीक है, मान लेते हैं. तो ये हो गया एक आपका कंडक्टर. तो ये इस पे चार्जेस दिए हों. चार्ज आर टेम्परेली spread then the total charge of the system is zero. इस तरीके से चार्ज स्प्रेड होते हैं, तो टोटल चार्ज जीरो होगा. अब देख रहे हैं आप यहाँ पे फ्लक्स लिखा हुआ है, तो ये फ्लक्स क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. तो ये फ्लक्स जो है किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर. ये फॉर्मूला यूज कर देंगे. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, अगर यहाँ पे हम ई की वैल्यू जीरो कर देंगे तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो. सो एप्सिलॉन यहाँ पे जाएगा, एप्सिलॉन जीरो होता नहीं, देन एप्सिलॉन जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, क्यू जीरो होगा.
तो इस फॉर्मूले से हमको क्या मिला कि नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा, यानी कि जितने पॉजिटिव यहाँ होंगे उतने ही नेगेटिव यहाँ होंगे। तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और नेट चार्ज जो है वो जीरो मिलेगा। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। चार्जेस कहाँ होंगे, हमेशा सरफेस पर देखेंगे आप कंडक्टर के, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे आप देखो, ये चार्जेस जब भी आपने सरफेस पे डाले तो ये कहाँ पहुंच गए, उसके पूरे पूरे सरफेस पे जाके इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये कंडक्टर के जो अंदर चार्ज जो है नेट चार्ज वो जीरो है। सपोज अ कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज, किसी भी कंडक्टर को हमने कुछ एक्सेस चार्ज यहाँ पे दिए, जैसे अभी इस डायग्राम में मैंने बताया था, ये देखो आप, ये कुछ एक्सेस चार्ज किसी कंडक्टर को दिए तो उसके सरफेस पे आ गया, नेट चार्ज जीरो है। तो suppose a conductor is given some excess charge Q, constructed a Gaussian surface just inside the conductor। हमने इसके अंदर एक इनसाइड कंडक्टर एक गॉसियन सरफेस भी कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है। तो सिंस E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर जीरो है ना, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो देयरफॉर क्या होगा, नेट चार्ज इज आल्सो जीरो। अगला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। पूरे एंटायर कंडक्टर के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे डीवी से डिनोट किया, तो डीवी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे ई जो है वो जीरो है इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर डीवी इक्वल्स टू जीरो, और वी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डिपेंड, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हमेशा उसके सरफेस पे डिपेंड करती है। तो सरफेस का एरिया चेंज होने की वजह से, कई चीजें चेंज होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग पॉइंट पे आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक सरफेस है, तो आप देख रहे हैं इसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, इस पोर्शन में एरिया अलग है और इस पोर्शन पे एरिया अलग। अगर उस पर टोटल हर जगह हमने चार्ज डाल दी, तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज अलग अलग, मतलब सरफेस अलग चार्ज अलग हो। तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ लिखा है मतलब सिग्मा मिनिमम और यहाँ लिखा है सिग्मा मैक्सिमम, तो यहाँ पे मिनिमम बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज्यादा होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो इस पोर्शन में आप देख रहे हैं एरिया ज्यादा है तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो क्या होगी, कम होगी। और इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि एरिया कम है तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला है Q अपॉन S। Every conductor is an equipotential volume, three-dimensional rather than just an equipotential surface, two-dimensional। वही बात लिखिए, ठीक है। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा बेसिक बताऊँ आपको। देखिए कैपेसिटेंस क्या है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, ठीक है। पहले इसको कैपेसिटी के नाम से जानते थे। तो क्या है, एबिलिटी किसी भी कंडक्टर की, हम वो एबिलिटी की वो चार्ज को स्टोर कर सके, ठीक है। हमको एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो क्या करे, चार्ज को स्टोर करके रख सके, रोक करके रख सके, ठीक है। तो वो एबिलिटी जो चार्ज को स्टोर करके रख सके वो उसकी कैपेसिटेंस बोला जाएगा या कैपेसिटी बोला जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो अपने कैपेसिटेंस को और हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कंडेंसर। तो आपने देखा होगा जो हमारे फैन होते हैं, कूलर होते हैं और जो मोटर होती है, इन सब में एक कंडेंसर लगा हुआ होता है। तो वो कंडेंसर का काम क्या होता है, वो चार्ज को स्टोर करके रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो स्टोर करके रख के, तो जब ये मोटर चलती है तो उसमें एक मतलब इनकी जो एसी साइकिल चलती है तो एक पॉजिटिव साइकिल आती है, नेगेटिव साइकिल आती है। तो ऐसी कंडीशन में जब नेगेटिव कंडीशन में जब करंट कम होने लगता है तो उस टाइम पे जो स्टोर चार्जेस होते हैं वहां से उसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतने चार्जेस होंगे, स्टोर होंगे। तो ठीक है भाई, तो अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट मिला C, ठीक है।
तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सी है, इसको हमने कैपेसिटेंस का नाम दिया, या कैपेसिटी का, या कैपेसिटर का नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल है तो क्या होगा, C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, नेट चार्ज के बराबर, C इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। ये बात कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। उस चीज का पोटेंशियल राइज करने में कितना, 1 यूनिट राइज करने में जितना चार्ज लग रहे हैं वो उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है फैराड। फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो जो नॉर्मली कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो माइक्रो फैराड में मिलते हैं, ठीक है। और ये इसका सिंबल आप देख रहे हो, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने रेजिस्टेंस का सिंबल देखा होगा, जिगजैग बना रहता था, उसी तरीके से ये कैपेसिटेंस का सिंबल है। दो पैरेलल प्लेट रहती हैं टेंडिंग विद लाइन, राइट। और कैपिटल एफ से इसकी यूनिट को डिनोट करते हैं, जिसको हम फैराड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड, 1 कूलम ऑफ चार्ज राइजेस थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये 1 फैराड की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी 1 फैराड की, ठीक है। अब इसके बाद है सिंस, जो मैं अभी बात बोल रहा था वही, सिंस 1 कूलम इज अ बिग अमाउंट ऑफ चार्ज then the capacitance will be usually in the range of millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad। क्योंकि फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो जनरली ये जो कैपेसिटर होते हैं वो मिलीफेराड या माइक्रोफेराड या नैनोफेराड या पिकोफेराड में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इस यहाँ से फिर हम कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर नेक्स्ट टॉपिक से कवर करेंगे। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ स्लाइड में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, आपको बोरिंग फील ना हो, तो इसलिए यहाँ तक बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको भेजता हूँ उनको कंप्लीट करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे बताएं, मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइम पर। और क्योंकि अब कंडीशन ऐसी है, तो अब कोशिश करें जितना बढ़िया आप अपनी सेल्फ स्टडी इज योर बिगेस्ट टूल नाउ, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको अगर कुछ हेल्प करेगा तो वो आपकी सेल्फ स्टडी है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, गुड डे, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।